Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe, healthy, and happy. For today, we'll be covering Chapter 2 Introduction of Corporate and Economic Laws, that is, Appointment and Remuneration of Managerial Personnel. In this part, we'll be covering the introduction. In the upcoming parts, we'll be covering the sections one by one. Okay, so let's start with the chapter without wasting any further time. And also, if you're new to this channel and you want to see more such videos of other chapters, you can refer to the description box below. I have linked the playlist of other sections that we have covered till date. Okay, also if you're not having any ICI module and you want these notes, you can refer to the description box. I have linked the notes as well. You can download the same, or you can open up your book if you have the hard copy of the material. Okay, so let's begin with the introduction today. Okay, page number 2.2. This chapter deals with appointment of managerial personnel and managerial remuneration payable to them as per the applicable provisions of the Companies Act 2013, rules made thereunder एंड शेड्यूल 5. सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उनका रेमुनरेशन किस तरीके से पे किया जाता है, उस पर कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, उन प्रोविजंस के लिए क्या क्या रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, और साथ ही साथ शेड्यूल 5 भी हम पढ़ने वाले हैं. अब मैनेजरियल पर्सनल कौन से होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, तो इसके लिए धीरे धीरे पहले एक एक करके टर्म कवर करते हैं. ठीक है, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं. सो मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स से स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, फर्स्ट इज़ सेक्शन 2 क्लॉज 18 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम CEO बोलते हैं. Chief Executive Officer, Section 2 Clause 18 means an officer of a company who has been designated as such by it. कंपनी ने किसी भी ऑफिसर को एज अ CEO बना रखा है, तो डेजिग्नेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ CEO ऑफ द कंपनी. दिस इज़ रिटन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 18. इसमें वर्ड यूज़ किया है मीन्स, विच मीन्स इसमें कोई भी और डेफिनेशन ऐड नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ और इंक्लूड नहीं की जा सकती. इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. ओके, आपको पता ही होगा मीन्स का मतलब, और जहाँ पर भी इंक्लूड्स लिखा होता है तो वो इंक्लूसिव हो जाती है डेफिनेशन, राइट. नेक्स्ट इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेक्शन 2 क्लॉज 19 means a person appointed as the chief financial officer of a company. Similarly, जैसे CEO कोई ऑफिसर होता है कंपनी का जिसको अपॉइंट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, सॉरी नॉट डेजिग्नेट किया जाता है एज CEO. सिमिलरली CFO वो पर्सन होता है जिसको एज CFO अपॉइंट किया जाता है. कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, सेक्शन 2 क्लॉज 24. कंपनी सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी, आपको बहुत जगह वर्ड दिखता है द सेक्रेटरी, दैट मीन्स द कंपनी सेक्रेटरी ओनली, राइट. सो 2 क्लॉज 24 में मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of CS under the Companies Act 2013. सो कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? CS एक्ट 1980 के अंदर दी हुई है. उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि CS कौन होता है. तो ऐसे किसी बंदे को जो CS एक्ट 1980 के हिसाब से क्या है, एक CS है, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो जिससे कि वो कंपनी सेक्रेटरी वाले सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अब CS इन प्रैक्टिस कौन होता है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 25 में बताया हुआ है. इट मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज़ डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CS एक्ट 1980. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 CS एक्ट 1980 का डिफाइन करता है कौन कौन CS डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माने जाएंगे. जैसे CAs डिफाइंड होते हैं CA एक्ट के अंदर, सिमिलरली CS डिफाइंड होते हैं इन द CS एक्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन, की मैनेजरियल पर्सनल. की
जनरल की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर डिफाइंड हैं KMPs। KMP इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स कंपनी के लिए KMP कौन होता है? एक CEO या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर को आप क्या बोल सकते हो? कंपनी का KMP बोल सकते हो। CS is also a KMP for the company. WTD, that means full-time director, or the CFO is also known as the KMP of a company. या फिर such other officer not more than one level below the directors who is in the whole time employment designated as KMP by the board. So और भी कोई ऑफिसर है जो डायरेक्टर्स जो हैं जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली जो डायरेक्टर्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं, मतलब जो WTDs हैं, उनके जस्ट एक लेवल बिलो वाले जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी आपके KMPs बन सकते हैं अगर बोर्ड ने उनको KMPs डेजिग्नेट किया है तो। सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आपकी KMP की रिमेंबर दिस कि इस चैप्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस, क्योंकि जब आप प्रोविजंस पढ़ रहे होगे, इनफैक्ट किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले हमें डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लॉ को आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सिमिलरली इस चैप्टर में भी आप क्या पढ़ने वाले हो, आपने भी देख लिया इंट्रोडक्शन में। अब आप देख रहे हो डेफिनेशंस क्या क्या है, तो डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। KMPs की बात करें तो KMP कौन कौन हो सकता है? CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, CS, WTD, CFO, या फिर ऑफिसर वन रैंक बिलो द WTDs who are designated as KMP by the board and such other persons or officers as may be prescribed। ठीक है यहाँ तक। तो KMP में ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर होना चाहिए तभी आप कंपनी के KMP बन सकते हो, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि CEO, मैनेजर या फिर CS या CFO ये भी तो बन सकते हैं ना KMPs। तो इसीलिए आपको अब समझ आ गया होगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ डायरेक्टर इज़ ओनली गोइंग टू बी अ KMP ऑफ अ कंपनी, दीज पर्सनस कैन ऑल्सो बिकम अ KMP ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ सिंस वी हैव रेड CEO, managing director or manager, now question comes, who is a manager, where it is defined. So manager is defined under section 2 clause 53, which means an individual who subject to the superintendent's control and direction of the board of directors has the management of the whole of the affairs of a company and includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract or service or not. So manager की definition में लिखा है कि वो individual जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, और लेकिन उसके पास क्या पावर होती है, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू मैनेज द कंपनी एज अ होल और सब्सटैंशियली द होल, एंड इट इंक्लूड्स द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। मतलब डायरेक्टर हो भी सकता है मैनेजर बन जाए, और डायरेक्टर नहीं हो तब भी आप मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड्स अ डायरेक्टर or any other person occupying the position of a manager. That means if you are not the director of a company, still you can become the manager of the company. Why? Because there it is written any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract or service or not. According to the above definition, a manager is an individual person. ये तो बात क्लियर है। Such person is given the charge of whole or substantially the whole of the managing the affairs of the company. Therefore, a person appointed as manager to head one of the sections of the company, say marketing department, cannot be said to be a manager within the meaning of section 2 clause 53. A manager functions under the superintendent's control and direction of the board of directors. So सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशन में लिखा है कि मैनेजर क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन है। ये जो पर्सन है इसको सब्सटैंशियली या फिर होल कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसीलिए अगर आपने किसी
एक सेक्शन ऑफ द कंपनी या एक डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी के हेड को मैनेजर बोल दिया ना, देयरफॉर अ पर्सन अपॉइंटेड एज मैनेजर टू हेड वन, मतलब सिर्फ कंपनी के एक सेक्शन को, एक डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया, आप उसको मैनेजर नहीं बोल सकते 2 क्लॉज 53 वाला मैनेजर। क्यों? क्योंकि 2 क्लॉज 53 में वर्ड लिखा है होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर एक डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या वो सब्सटैंशियली कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, वो कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ मैनेज कर पा रहा है सिर्फ एक डिपार्टमेंट को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी बट नॉट सब्सटैंशियली और द होल ऑफ द कंपनी। दैट इज़ वाई 2 क्लॉज 53 की डेफिनेशन में जो मैनेजर बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट का हेड कवर नहीं होगा। A manager functions under the superintendent's control and direction of the board of directors. It is not necessary that a manager should be a director of the company, though there is no restriction in designating a director as manager of the company. क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर includes a director, मतलब डायरेक्टर हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टर नहीं हो तो भी मैनेजर बन सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। It is not permitted by section 196 subsection 1 for a company to appoint both managing director and manager at a same time. So section 196 subsection 1 क्या restriction लगाता है? ये restriction लगाता है कि एक ही टाइम पर आप MD और मैनेजर दोनों को अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा है कि वो कंपनी को मैनेज करता है। मैनेजर की डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ा कि वो कंपनी को मैनेज करता है एज अ होल एंड सब्सटैंशियली। दोनों का जब काम एक ही है तो दोनों, अगर एक बंदा वही काम कर रहा है तो क्यों आप दूसरी डेजिग्नेशन वाले बंदे को अपॉइंट करोगे फॉर द सेम पर्पस? कि दो बंदे थोड़ी ना उसी काम को करेंगे, एक ही बंदा करेगा। दैट इज़ वाई सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 हैज़ रिस्ट्रिक्टेड दैट a company cannot have both managing director and manager at the same time. The simple reason behind this restriction is that when a person is entrusted with whole or substantially the whole of the management, whenever a person is entrusted with whole or substantially the whole of management, how can there be appointed another person for the same purpose? Moreover, due to overlapping of authorities between two powerful persons, the affairs of a company shall not be conducted the way they should, लीडिंग टू मिसमैनेजमेंट। जब एक ही चीज़ के लिए दो लोगों को रखेंगे तो मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब एक ही पोजीशन पर दो लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। व्हाट आई मीन इज़ कि एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, रेजिस्ट करेंगे टू एक्सेप्ट वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ रिटर्न कि एक साथ दोनों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब आ जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54 मीन्स अ डायरेक्टर हु इज़ entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company. See, उसको भी substantial power दी हुई है, मैनेजर को भी दिए हुए, तो that is why only one can be appointed at a time. So entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company by first virtue of the articles of a company, या फिर an agreement with the company or a resolution passed in its general meeting or by its board of directors. So first is आपने substantial powers of the management दी है to an MD by virtue of what? किसके थ्रू पावर दी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू पावर्स दी है, या कंपनी के साथ इसका कोई अग्रीमेंट हुआ है इस वजह से पावर दी है, या फिर जनरल मीटिंग के अंदर या फिर बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है इस चीज़ को लेके कि हम इस बंदे को सब्सटैंशियल पावर्स दे रहे हैं टू मैनेज द कंपनी। तो जिस भी बंदे को आप ये सब्सटैंशियल पावर्स दोगे, ईदर बाय वे ऑफ AOA और बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट विद दैट पर्सन, agreement with that person, said there is a resolution passed by the shareholders or the board of directors, whatever be the case, and because of that reason you have given substantial powers to a person, that means that person is a managing director. ठीक है? and includes a director occupying the position. इसमें एंड इंक्लूड्स वर्ड से क्या क्या इंक्लूसिव डाल दिया कि ये वाली चीज़ें तो है ही हैं, प्लस क्या अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी डायरेक्टर, नॉट अ पर्सन बट अ डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसके साथ कोई भी ऐसा आर्टिकल्स वाला सीन नहीं, रेजोल्यूशन नहीं हुआ, स्टिल ही इज़ होल्डिंग
position of a managing director in the company, in that case that managing director will be managing director as per section 2 clause 54 as per the definition. I hope you are with this. Now comes the explanation. Explanation to section 2 clause 54 clarifies that substantial powers of the management shall not be deemed to include the power to do such administrative acts of a routine nature when so authorized by the board, such as. So explanation to section 2 clause 54 क्लैरिफाई करता है किस चीज़ को? ये क्लैरिफाई करता है कि सब्सटैंशियल पावर्स जो होती हैं मैनेजमेंट की, उसमें कौन सी वाली पावर को आप डीम्ड इंक्लूसिव नहीं मानोगे. कौन सी वाली पावर? टू डू सच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ अ रूटीन नेचर व्हेन सो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. जैसे कि कॉमन सील अफिक्स करना, ठीक है, या फिर कोई भी चेक को ड्रॉ करना, एंडोर्स करना ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी. नहीं, बैंक कंपनी के बिहाफ पर आपने कोई भी चेक एंडोर्स कर दिया, ड्रॉ कर दिया, या कॉमन सील ऑफ द कंपनी को किसी भी डॉक्यूमेंट पर अफिक्स कर रहे हो, स्टैम्प कर रहे हो, दैट वोंट बी अलाउड. टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एमडी को कोई भी ऐसी कोई पावर नहीं दे रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 54. ना ही कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर को साइन करने की पावर दे रहा है, ना ही डायरेक्ट करने की पावर दे रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनी शेयर. तो ये एमडी को कोई भी पावर नहीं दी जा रही है बिकॉज ऑफ बिकमिंग एन एमडी ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 54. ठीक है, तो इसको क्योंकि आप एमडी बन गए तो ये वाली पावर्स को डीम्ड मत मान लेना कि आपके पास है. ठीक है, अच्छा. नाउ कम्स thus excluding the above administrative acts of routine nature, the managing director enjoys substantial powers of conducting and managing the business of the company as per its memorandum and articles of association. तो किसके हिसाब से काम करेगा? वो मेमोरेंडम, MOA और AOA के अकॉर्डिंग काम करेगा. Now from the above definition it emerges that a managing director needs to be a director in the first place. क्योंकि हमने पढ़ा कि डेफिनेशन में लिखा था मीन्स अ डायरेक्टर, एंड हमने इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन में भी पढ़ा इंक्लूड्स अ डायरेक्टर. व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब तो क्लियर है, साफ क्लियर है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट, देन यू विल बिकम द एमडी ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर नहीं हो तो एमडी नहीं बन सकते. सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इमर्जेस. वेयर एज जब हमने मैनेजर पढ़ा था, मैनेजर की डेफिनेशन में तो नहीं लिखा था, मैनेजर की डेफिनेशन में तो लिखा था डायरेक्टर हो या फिर कोई अदर पर्सन हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो. तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए यू हैव टू बी द डायरेक्टर फर्स्ट. सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट emerges that a managing director needs to be a director in the first place. It is immaterial whether he is appointed as an additional director or as a rotational director or non-rotational director. किसी भी टाइप के डायरेक्टर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. In the first place you should be a director of the company. However, as soon as he ceases to be a director, he shall also cease to be a managing director. क्यों ऐसा होगा? Because the primary requirement is to be a director of the company. If you are not a director of the company, how can you be the managing director of any company? Okay, I hope you are clear with this. Let's see, read the last para. It is not necessary that a director who occupies the position of MD needs to be called MD. It is not necessary that a director who occupies the position of MD needs to be called, may be called by whatever name. ज़रूरी नहीं है जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर है, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है 2 क्लॉज 54 को, उसको आप एमडी ही बोलो, आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हो. द एसेंशियल प्री रिक्विजिट इज़ दैट द डायरेक्टर मस्ट बी एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो हम उसके सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो, काम क्या कर रहा है उससे देखो, काम देखो. अगर उसका काम है सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स ही इज़ द एमडी इफ़ ही इज़ अ डायरेक्टर, अदरवाइज ही इज़ अ मैनेजर, राइट. लेकिन अगर उसका नाम कुछ और है, उसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर ना बोल के कुछ और बोल रहे हो, बट एक्चुअल में बंदा काम यही कर रहा है जो एमडी या मैनेजर करता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? एमडी या फिर मैनेजर ही बोलोगे एज पर सेक्शन. बट बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको एमडी से ही डेजिग्नेट किया जाए. So the essential prerequisite is that the director must be entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company, excluding the routine administrative acts as entrusted by the board. If such is the case, the director is managing director by whatever name called. It may be noted that section 196 subsection 1 prohibits a company to appoint both
managing director and manager at the same time. However, it shall be apt if a person is designated as a MD instead of a manager. तो ये apt माना जाता है कि अगर किसी पर्सन को आप MD डेजिग्नेट करते हो इंस्टेड ऑफ मैनेजर तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. ऐसी कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं है, आपकी मर्ज़ी है. Next page. The board of directors exercises control over the managing director. The board of directors exercises the control over the managing director. तो managing director supreme हुआ क्या board of directors से? नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे ही आता है एमडी. एमडी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सुपरसीड नहीं कर गया, ये सुपर पावर नहीं होता है. दस द पावर्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर आर एक्सरसाइजेबल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड. बोर्ड के हिसाब से चलोगे. Next, WTD, Whole Time Director, Section 2, Clause 94. WTD includes a director in the whole time employment of the company. So, whole time director की बात करें तो whole time director का मतलब होता है कोई भी डायरेक्टर. तो होल टाइम डायरेक्टर होने के लिए भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई डायरेक्टर होने की. सो WTD इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. देखो नाम पढ़ के पता चल रहा है ना, होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो डायरेक्टर है वो होल टाइम कंपनी में ही रहता है, कंपनी का ही काम करता है. तो WTD इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. एज द डेफिनेशन सजेस्ट, WTD इज़ अ डायरेक्टर. Also, he is in the whole-time employment of the company. That is, he is a full-time employee who is required to devote his time in totality for the management of the company. सो एज द डेफिनेशन सजेस्ट, WTD एक डायरेक्टर है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई थी. ऑल्सो ये होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है कंपनी की. दैट इज़ मतलब जैसे एक फुल टाइम एम्प्लॉय काम करता है, ये भी वैसे ही काम करता है, जिसको अपना पूरा का पूरा टाइम जो भी उसको देना चाहिए, दैट ही employs to the company only, that he indulges with the company only by managing the company. So a person who is not a director in the company cannot be employed as the whole time director. वो हमने फर्स्ट लाइन पढ़कर ही पता लग गया था. कैसे? क्योंकि उसमें लिखा था includes a director who is in whole time employment. And also you should notice कि includes word लिखा है, that means it is an inclusive definition. अब बात आती है लास्ट डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या है? रेम्यूनरेशन. क्योंकि हमने सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी? हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं मैनेजरियल पर्सोनल की अपॉइंटमेंट और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल टू देम. तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल टू देम निकालना है तो फिर सबसे पहले पता होना चाहिए रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन क्या है. सो रेम्यूनरेशन इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 78. रेम्यूनरेशन मीन्स एनी मनी or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him and includes perquisites as defined under the Income Tax Act 1961. So remuneration का मतलब होता है कोई भी मनी या फिर उसके इक्विवेलेंट जो दी जा रही है या फिर पास ऑन की जा रही है किसी भी पर्सन को, किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम. एंड उसमें क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है? परक्विजिट्स इंक्लूड हो जाते हैं. कौन से वाले परक्विजिट्स? जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से परक्विजिट्स की डेफिनेशन में आते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड माने जाएंगे. सो आप कोई भी मनी देते हो या उसके बराबरी का कुछ भी देते हो या फिर पास ऑन करते हो किसी भी पर्सन को, किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसने सर्विसेज रेंडर की हैं टू द कंपनी. एंड उसमें आप और क्या इंक्लूड कर दोगे? परक्विजिट्स एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961. I hope you are clear with the definitions and you are clear with the introduction. What is the scope of this chapter? What we are going to cover up step by step in this chapter. For today, I am keeping this all only because definitions को एक बार फिर से रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि definitions का काफ़ी अच्छा रोल रहता है. क्योंकि इसमें बार बार सीधा यूज़ किया जाएगा KMP, बार बार यूज़ किया जाएगा WTD, मैनेजर, MD. अगर आपको यही नहीं पता होगा चैप्टर के अंदर कि व्हाट डज़ MD मीन, WTD में कौन कौन होता है, KMP कौन कौन होते हैं, मैनेजर कौन होते हैं, मैनेजर MD एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते, अगर ये वाली चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द डेफिनेशंस ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड.
If you like the video, do give it a thumbs up and consider sharing it with your friends who might get help from these videos. And in case you are new to the channel, do subscribe to my channel for more such videos which I'm going to upload every day. I upload videos every day at 7 p.m. in the evening. Obviously PM बोल दिया तो evening में at 7 p.m. If you want any specific chapter to be covered through these videos, you can let me know about that in the comment section below. And for all the other playlists that have been covered till date, you can refer to the description box. I have linked the playlists also. And if you have any suggestions for improvement, do let me know about it, because it feels good when somebody gives a feedback and helps you improve making other videos for this channel. Also if you want some specific chapters to be covered, do let me know about them. And this is all for today. Thank you for watching, guys. See you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.